मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में बहुत ही ज़्यादा भुखमरी होती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर कामकाज करने के लिए इधर उधर दूसरे ज़िलों में जाया करते हैं। दोस्तों, आज भी यहाँ से 20-22 लोगों का झुंड, जिसमें कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां और कुछ पुरुष होते हैं, वो सीधे हरियाणा के करनाल में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर धान की रोपाई करने लगते हैं। दोस्तों, उनमें एक 19 साल की लड़की होती है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के यहाँ पर धान रोपण का काम चल रहा था, उसका एक लड़का होता है जो विदेश में पढ़ा करता। आज वो यहाँ पर छुट्टियों पर आया हुआ होता है और वो खेतों पर मज़दूरों को देखने के लिए पहुंच जाता है। तो जब इस लड़की को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसके बाद वो ये ठान लेता है कि मुझे शादी करनी है तो इस लड़की के साथ करनी है, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये हरियाणा के करनाल की हकीकत की घटना है। यहाँ पर कुछ लोग, लगभग 20 से 22 लोग होते हैं, जिनमें कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष होते हैं और एक उनमें बहुत ही सुंदर खूबसूरत लड़की होती है, जिस लड़की का नाम रीमा होता है, जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जमींदार होता है जिसका नाम रामलाल होता है, जिसके पास लगभग 100 से 125 बीघे ज़मीन होती है और अब इस ज़मीन में ये धान रोपाई का काम करता है। ये सारे के सारे मज़दूर उसके खेतों में काम करने लगते हैं। दोस्तों, 1 से 2 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। 2 दिन के बाद अचानक ही जो रामलाल होते हैं, उन्हें कामकाज के जरिए बाहर जाना होता है। वो शहर चले जाते हैं। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम नीरज होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है। दोस्तों, जो विदेश में पढ़ा करता, उसे भारत के कल्चर के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही वो विदेश में पढ़ता, लेकिन वो भारत के कल्चर को इस तरह से माना करता कि यही सब कुछ है। वो भारतीय कल्चर में ही रंगा होता है। वो खेतों पर भी जाया करता, वो इधर उधर भैंसों के पास भी जाया करता, दूध भी उनका निकाला करता, इस तरह से भैंसों की सानी वगैरह भी किया करता। वो मतलब हर तरह से बिल्कुल एक देहाती तरह का लड़का होता है। विदेश में पढ़ने के बाद भी वो भारतीय कल्चर को नहीं भूलता। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब पिता रामलाल बाहर चले जाते हैं तो बेटा नीरज आज खेतों पर जाता है और खेतों पर जाकर उन मज़दूरों के साथ बीच में पहुंच जाता है और पानी के खेत में ही अंदर चला जाता है। और जब वहां पर सामने एक लड़की को देखता है जिसने मुंह पर ढाटा लगा रखा था, जैसे ही वो पौधे की रोपाई कर रही होती है तो उसका ढाटा खुल जाता है। तो उसका चेहरा जब नीरज के सामने आता है तो उस चेहरे को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि यार, ये तो बेहद ही सुंदर लड़की है, मुझे तो इससे बातचीत करनी चाहिए। फिर वो चुपके से उसका एक फ़ोटो निकाल लेता है और फिर यहाँ पर उनको चाय पानी देकर वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद जो उसका दोस्त उसके साथ जाता है, उससे बातचीत करता है और उससे कहता है कि यार, मुझे तो ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर मैं शादी करूँगा तो इस लड़की के साथ शादी करूँगा। अब यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वो कहने लगता है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू इतने बड़े जमींदार का बेटा है और मज़दूर की लड़की से तू शादी करेगा, तू पागल हो गया है, ये पढ़ी लिखी भी नहीं, अनपढ़ है, तू ऐसी लड़की के साथ शादी करेगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि यार, कुछ भी हो जाए, मैं तो बस उसे दिल दे बैठा हूँ, मैं उसके साथ शादी करूँगा। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, सुबह सुबह जल्दी से वो खेतों पर पहुँच जाता है और खेतों पर जाने के बाद एक बिस्किट का पैकेट उस लड़की को देता है। लड़की यहाँ पर उससे मना करती है कि साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, आपको ये बिस्किट खाना पड़ेगा, आप ले लीजिए ना। तो लड़की उसे वापस में थैंक यू कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो यहाँ पर वो लड़का एकदम से शौक में आ जाता है कि क्या आप पढ़ी लिखी भी हो?
तो यहाँ पर लड़की कहने लगती है कि हाँ हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने +2 की हुई है और मैं BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन मेरे घर में मेरे माता पिता नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हो गई है। मेरे दादा दादी के साथ मैं रहती हूँ, उन्हीं के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रही हूँ। अब मेरे दादा दादी के पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे कि मेरा वो एडमिशन करा सकें। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ, इसलिए मैं इन लोगों के साथ यहाँ पर कामकाज करने के लिए आई हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर नीरज उसके ऊपर और ज़्यादा भरोसा दिखाने लगता है। उसे लगने लगता है कि यार वाकई में ही ये लड़की बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर उससे इस तरह की और कई सारी बातें करता है। तो नीरज को यहाँ पर लड़की का स्वभाव बहुत अच्छा लगने लगता है। अब वो अपने घर आता है और घर आकर अपनी माँ को उस लड़की का फ़ोटो दिखाता है और कहने लगता है कि माँ देखना ये लड़की कैसी है, क्या ये आपके घर की बहू बन सकती है। माँ उस फ़ोटो को देखती है तो देखकर एकदम से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि बेटा ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है, यही हमारे घर की बहू बनेगी। बेटा तू बता, मैं तेरे पिता को अभी उनके पास भेज देती हूँ, कौन से जमींदार की ये बेटी है। तो यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि माँ ये किसी जमींदार की बेटी नहीं है, ये तो हमारे खेतों पर काम कर रहे उन मज़दूरों में से किसी की बेटी है। तो माँ भी एकदम से हक्का भक्का रह जाती है। माँ कहने लगती है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तेरे बापू क्या मानेंगे इस सब के लिए। तुझे पता है तेरे बापू कितने बड़े जमींदार हैं, उनका नाम चारों तरफ है और तू उनके नाम को इस तरह से ख़राब करेगा, क्या तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। बापू तेरी इस बात को मान जाएंगे, तुझे विश्वास है। तो यहाँ पर बेटा कहने लगता है कि माँ मैं इस लड़की से प्यार करने लगा हूँ और ये लड़की पढ़ी लिखी भी है, ये हमारे कामकाज को भी संभालेगी, ये लड़की हमारे जीवन में बहुत अच्छी रहेगी। बड़ी मजबूरी भी है, इसके माता पिता भी इस जहाँ में नहीं है, ये दादा दादी के साथ रहती है और ये अब हमारे साथ रहेगी तो और ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे भी तो दादा दादी नहीं है, क्यों ना हम इनके दादा दादी को अपने घर पर बुला लेते हैं। बेटी की ऐसी बात सुनकर माँ एक बार के लिए थोड़ी सी द्रवित तो होती है, लेकिन माँ को डर था कहीं इसके पिताजी यहाँ पर मना ना कर दे और इस लड़के का दिल ना टूट जाए, क्योंकि ये इनका इकलौता बेटा होता है। दोस्तों जैसे ही अगला दिन आता है, जो पिता होते हैं रामलाल वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और बेटा किसी मज़दूर की लड़की से प्यार करने लगा है और ये सब उसकी पत्नी उसे बताती है। तो उसे एक बार के लिए गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि ये तो विदेश में पढ़ा लिखा है, इसका दिमाग ख़राब कैसे हो गया, ये हिंदुस्तानी कल्चर से तो बहुत दूर रहा है, फिर भी ये इस तरह के कल्चर में कैसे आया। फिर उसका दिमाग बदलता है और यहाँ पर जब उस लड़की को रामलाल देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों उसके बाद रामलाल जी भी यहाँ पर मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, जहाँ तू शादी करना चाहता है हम तेरी शादी कराने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उन मज़दूरों से बातचीत की जाती है। मज़दूर यहाँ पर डरने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि शायद कोई हमारी लड़की से गलती तो नहीं हो गई। उनको भी पता चल जाता है कि यहाँ पर जो साहूकार का लड़का है, जो इस जमींदार का लड़का है, वो इस लड़की से प्यार करने लगा है। अब वो डरते डरते इनके पास आते हैं। तो यहाँ पर जो रामलाल जी होते हैं उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, आज से तुम सभी लोग हमारे रिश्तेदार हो, तुम सभी के सभी यहाँ पर अच्छे से काम करो और अच्छे से रहो, कोई बात नहीं, लेकिन इस बेटी को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। दोस्तों उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा होता है और कहने लगता है कि सबका अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि इसके माता पिता तो नहीं हैं लेकिन इसके दादा दादी हैं। अगर दादा दादी इजाज़त देंगे तो ही ये सब हो सकता है। दोस्तों फिर यहाँ पर जो रामलाल जी होते हैं खुद उनके गांव जाते हैं गाड़ी लेकर और वहाँ से उनके दादा दादी को अपने साथ बिठा कर लाते हैं। दादा दादी को भी अपना पूरा परिवार दिखाया जाता है, खेत खलियान दिखाए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आपकी पोती का रिश्ता मैं अपने बेटे के लिए आपसे छोली बनाकर मांग रहा हूँ, क्या आप अपनी पोती का रिश्ता मेरे बेटे के साथ करोगे। तो यहाँ पर दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी बेटी के धन्य भाग, जो इतना बड़ा जमींदार का बेटा हमारी पोती से शादी कर रहा है। दोस्तों उसके बाद इन सब लोगों की रजामंदी से दोनों की शादी तय कर दी जाती है और बड़ी ही धूमधाम से एक डेट निश्चित करके इनकी शादी की जाती है। दोस्तों बड़े प्यारपूर्वक सभी लोग उस शादी में सम्मिलित होते हैं और उसके बाद जो लड़की होती है रीमा, वो दुल्हन बनकर नीरज के घर आ जाती है
और उस दिन से वो उस घर को इस तरह से संभालने लगती है कि मानो ये इसी घर के लिए बनी हो। दोस्तों, साल 2019 का ये वाक़या होता है और आज साल 2025 चल रहा है। दोस्तों, काफ़ी साल बीत चुके हैं। रीमा को 2 लड़के और 1 लड़की भी हो चुकी है, यानी कि 3 बच्चे उनके हैं और तीनों के तीनों बच्चे बड़े हंसी खुशी वहाँ पर रह रहे हैं। दोस्तों, इन सभी लोगों का जीवन बड़े बेहतर तरीके से बीत रहा है। उस दिन के बाद से जो नीरज होता है उसने विदेश जाना बंद कर दिया और अपने ही कामकाज को वो यहीं पर अपने पिता के साथ संभालने लगता है। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें इस तरह के प्यार को अवैध माना जाता है और ऐसे प्यार को एक दूसरे से दूर करने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम भी उठा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रामलाल जी का, उनकी पत्नी का, उस पूरे परिवार का जिसने इस लड़की को बड़े आराम से अपना लिया और आज ये पूरा का पूरा परिवार बड़ा ही खुश है, बड़े अच्छे से इनका जीवन व्यतीत हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।